या इस आयनन विभव भी कहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं तो उनके ऊपर नाभिक का कुछ आकर्षण बल काम कर रहा है, यानी नाभिक उनको पकड़ के रखता है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना चाहते हैं तो ये अंदर खींच रहा है, हमको बाहर निकालना है, तो हमको कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो नाभिक से छूट के फिर अलग हो जाए। इस ऊर्जा को ही क्या नाम देते हैं? आयनन ऊर्जा। तो परिभाषा के अनुसार ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। फिर से, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो विलगित मतलब अलग किया हुआ गैसीय अवस्था में परमाणु हो और उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो ऊर्जा लगेगी वो कहलाएगी आयनन ऊर्जा। ठीक है। अब हम आयनन ऊर्जा की परिभाषा के बाद आगे देखते हैं। और यहाँ तेज बारिश हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ए एक तत्व है, हमने कुछ ऊर्जा खर्च की और ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इस ऊर्जा को नाम दिया आयनन ऊर्जा 1, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इससे, ऊर्जा लगी, उसको नाम दे दिया द्वितीय आयनन ऊर्जा। एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अब जो ऊर्जा लगी उसको नाम दे दिया तृतीय आयनन ऊर्जा। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि हर बार जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। क्या हर बार एक बराबर ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा? नहीं। इस बात को समझेंगे कि हर बार एक बराबर ऊर्जा नहीं देंगे। पहली बार मान लो हमने 100 इकाई ऊर्जा दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे ही कम हुई, वैसे ही नाभिक का आकर्षण बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, है ना। तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया, और नाभिकीय आकर्षण जैसे ही बढ़ेगा, अब अगली बार अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जैसे महंगाई बढ़ जाती है तो उतनी ही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आकर्षण बढ़ जाएगा तो आपको उस हिसाब से उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन और कम हो गया तो अगली बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो इसलिए क्रमागत आयनन ऊर्जाओं बढ़ते जाते हैं, यानी प्रथम आयनन ऊर्जा से द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, द्वितीय से तृतीय वाले का ज्यादा होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया आयनन विभव की व्याख्या। अब हम आते हैं आवर्तिता, देख लेते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर क्या परिणाम निकलता है। देखिए, आवर्तिता, आवर्त में जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे आगे चले
तो कक्षा नहीं बढ़ती। घेरा नंबर 2 में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो पहले वाले में, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4। तो बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन समान कोश में प्रवेश करते हैं। समान कोश यानी कोशों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। लिथियम के पास पहला और दूसरा कोश है, बेरिलियम के पास भी दूसरा कोश है, बोरॉन के पास भी दूसरा है, उसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन समान कोश या कक्षा में प्रवेश करते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। और नाभिक में जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश पर पड़ता जाएगा। यानी लिथियम की तुलना में बेरिलियम में आकर्षण ज्यादा है, बेरिलियम से बोरॉन में आकर्षण ज्यादा है, बोरॉन से कार्बन में आकर्षण ज्यादा है। तो जैसे जैसे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। इसलिए बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि पहले लिखना होता है आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन समान कोशों में प्रवेश करते हैं, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों के प्रवेश करने से प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है। नाभिकीय आकर्षण जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतने अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हो गया। अब आइए दूसरी चीज, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पे क्या होगा। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, पिछली बार भी बताया था, सेम रीजन है। लिथियम में कोश नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सोडियम में कोश नंबर 3 हो गया, पोटेशियम में कोश नंबर 4 हो गया। तो जैसे जैसे किसी भी समूह में हम ऊपर से नीचे चलते हैं, कोशों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है। दूसरा, भीतर की ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। लिथियम में भीतर 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 8 है, इसमें 18 है। तो जैसे जैसे भीतर के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये नाभिक के आकर्षण को बाहर जाने से रोकते हैं। इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। पिछली बार बताया है मैंने आपको। तो फिर से क्या देखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोशों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता है। इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे नाभिक का आकर्षण घटेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा कम होती जाएगी। इसलिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो आपने देखा कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी, नाभिकीय आकर्षण घटेगा तो आयनन ऊर्जा भी घटेगी। सब चीजें कहीं ना कहीं नाभिकीय आकर्षण से जुड़ी हुई हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी।
ये आयनन ऊर्जा का ठीक उल्टा है। आयनन ऊर्जा में क्या हो रहा था, हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और उसके बदले परमाणु को ऊर्जा दे रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे, बदले में देखेंगे कि कितनी ऊर्जा निकल रही है। तो जब किसी विलगित उदासीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो ऋणायन में बदल जाता है। इस दौरान वो कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इस घटना को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। फिर से समझ ले, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर परमाणु ऋणायन में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब अगर मान लो मैं एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहूं तो माइनस में जोड़ना पड़ेगा और अब की बार इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा, तो डेल एच का चिन्ह धन हो जाएगा। यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्मा क्षेपी है, माइनस है मतलब क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्मा शोषी होती है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद हमारा परमाणु ऋणावेशित हो गया है, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होता है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि परमाणु में पहले से उपस्थित ऋणावेश आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है और उसको अंदर आने से रोकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। अब आए आवर्तिता में, वही बातें फिर से रिपीट होंगी। आवर्त में क्या होता है, हमने पढ़ा कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? बताया था कि इलेक्ट्रॉन समान कोश में प्रवेश करते हैं, जबकि प्रोटॉन नाभिक में बढ़ते जाएंगे, जिससे बाह्यतम कोश के लिए नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। नाभिकीय आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या लेने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इसलिए बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। जबकि आ जाओ वर्ग में क्या होगा, फिर वही बात आ गई कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोशों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या के मान में वृद्धि होती है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है और भीतर की ओर के जो इलेक्ट्रॉन है उनका परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। तो दो चीजें बढ़ रही है, कोशों की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या और परिरक्षण प्रभाव, ये दोनों मिलकर बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए या बाह्यतम कोश के लिए नाभिकीय आकर्षण को कम कर देते हैं। नाभिकीय आकर्षण जैसे ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। ठीक है, इसके भी अपवाद हैं, टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक समझ लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। तो मैं कुछ उदाहरण लेता हूं पहले, फिर बताता हूं। जैसे मान लीजिए H2 में दोनों हाइड्रोजन एक बंध से जुड़े हैं
इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन बाएं वाले हाइड्रोजन का है, एक दाएं वाले हाइड्रोजन का है। F2 दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक बंध बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाएं वाले फ्लोरीन का, एक दाएं वाले फ्लोरीन का। ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन के तैयार हुआ बीच में, वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल जरा सा भी दाएं या बाएं नहीं होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस तरफ का हाइड्रोजन जितने ताकत से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इस तरफ का हाइड्रोजन भी उतनी ही ताकत लगाता है। दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए दोनों की ताकत बराबर है। यहाँ दोनों फ्लोरीन है, दोनों की ताकत बराबर है, दोनों का नाभिकीय आकर्षण बराबर है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेंगे। लेकिन अगर मैं HF की बात करूं तो एक H एक फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब ये बीचों बीच नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि दोनों अलग अलग परमाणु हैं। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की दोनों की ताकत, दोनों का नाभिकीय आकर्षण अलग अलग है। इसलिए जिसका नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा थोड़ा, और दूसरे से थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है ना? इसी आकर्षित करने की क्षमता का नाम है विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी सहसंयोजक अणु से जुड़े हुए परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा यह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। या किसी सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये सीधे सीधे नाभिकीय आकर्षण बल की माप है। नाभिक जितना ताकतवर होगा, नाभिकीय आकर्षण उतना अधिक होगा, नाभिकीय आकर्षण जितना अधिक होगा, उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। और आवर्त में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आकर्षण घटता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो ये बेसिकली हमारे 4 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनमें से एक न एक आपको डिटेल करने के लिए आता ही है। अब बारी आती है एक और चीज समझने की। इसको हम कहते हैं संयोजकता। इस शब्द का नाम है संयोजकता। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझें कि किसी परमाणु का बाह्यतम कोश, किसी परमाणु का बाह्यतम कोश, इसी को हम संयोजकता कोश कहते हैं। बंध बनाने वाला कोश, क्योंकि सब सारे परमाणु बाह्यतम कोश से बंध बनाते हैं, इसलिए बाह्यतम कोश को ही क्या नाम दिया गया? संयोजकता कोश। अब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता क्या है? इनमें से सारे इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना सकते, तो जो इलेक्ट्रॉन बंध बना सकते हैं उनकी संख्या को कहा जाता है संयोजकता। तो हम यहां कहेंगे अयुग्मित
या बंध बनाने में सक्षम इलेक्ट्रॉन इनको संयोजक कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे ले लो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनका पहले परमाणु क्रमांक लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाह्यतम कोश में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सबको पता है कि इसका 2 1, इसका 2 2, अंदर वाले में 2 चला जाएगा, 2 कम कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में हम ये मानते हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो पूरा भर गया है, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। तो बंध भी उतना ही बनेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए। अब आते हैं संयोजकता। लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने बंध बना सकता है? एक बना सकता है, दूसरा बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसकी संयोजकता 1 होगी। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बंध बना सकता है। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बंध बना सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बना सकता है। जितने बंध बनेंगे इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा। तो इसने 1 बंध बनाया, इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 2। इसने 2 बंध बनाया, इलेक्ट्रॉन हो गए 2 दूनी 4। इसने 3 बनाया, 3 दूनी 6, 4 बनाया 8 पूरा हो गया। नाइट्रोजन 5 बंध बना सकता है शायद, लेकिन 5 बंध बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन होना कितना है, 8। तो ऐसे में 5 पहले से है, कितना और हो जाए, 6 7 8, 3 और बंध बना ले तो बात बन जाएगी। इसलिए इसकी संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से सिर्फ 2 बंध अगर ये बना ले तो 7 और 8 पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 की कमी है, 1 बंध बनाएगा, बात पूरी हो जाएगी। नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बंध बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए इसकी संयोजकता 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि संयोजकता क्या है और इसके बारे में देखा। ऑनलाइन क्लास